हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा दूसरा टॉपिक भारत की नदियाँ। हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख बांध यानी कि डैम। इसी जीके सीरीज में हम आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो कि एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन पूरी वीडियोस को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है भारत की नदियाँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत देश जिसे नदियों का देश भी कहा जाता है। हर एक क्षेत्र किसी न किसी नदी की वजह से सिंचित होता है। हर एक क्षेत्र किसी न किसी नदी की वजह से अपनी पहचान रखता है। मानव इतिहास जब से शुरू हुआ है तब से उसने किसी न किसी नदी के किनारे रहकर अपनी सभ्यता का शुरू किया है। हमारी प्राचीन सभ्यता जिसे हम नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो नदियों का हमारे देश में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो उसी महत्व को हम समझते हैं आज की क्लास में। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की नदियाँ। चलिए, सबसे पहले आप देखें कि नदियाँ जो रहती हैं वो क्या होती हैं। तो आइए हम समझते हैं भारत की नदियाँ। जैसे जब कोई एक अलग अलग दिशाओं से जब छोटी छोटी धाराएं आती हैं तो ये जो बड़ी धारा इसमें मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी धाराएं हैं, ये होती हैं आपकी सहायक नदी। और ये जिस बड़ी मुख्य धारा में मिल जाती है यही मुख्य धारा आगे जाके मुख्य नदी का निर्माण करती है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक, जिसमें आपको समझना है कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं, भारत में कौन कौन से अपाह तंत्र हैं। दो तरह के अपाह तंत्र होते हैं, एक हिमालय अपाह तंत्र जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां उसकी सहायक नदियों को का होता है, और दूसरा होता है हमारा प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र जिसमें हम हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से बाहर की जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि जब अलग अलग दिशाओं से जब अलग अलग दिशाओं से जो धाराएं हैं वो आकर एक मुख्य धारा में मिलती है। तो ये जो मुख्य धारा है यहीं से किसका निर्माण हो जाता है, नदी का निर्माण होता है। जैसे कि कोई ये पहाड़ है, यहाँ से छोटी छोटी ये जो धाराएं हैं ये आती हैं बहती हैं और ये एक जो बड़ी मुख्य धारा में ये सब मिलती जाती हैं। तो ये छोटी जो धाराएं ये होती हैं हमारी सहायक नदियां, और ये जो मुख्य धारा है ये हो जाती है हमारी नदी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हमारा अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए अब भारत में भारत का अपवाह तंत्र, भारत में कितने तरह के अपवाह तंत्र हैं, दो तरह के। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है हमारा प्रायद्वीपीय
अपवाह तंत्र। ये दो तरह के अपवाह तंत्र होते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी हमारी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल हिमालय है उनका होता है ये। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र उन नदियों का होता है जो कर्क रेखा के बाद बहती हैं या उसके आसपास बहती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों का अपवाह तंत्र ये हिमालय अपवाह तंत्र में आ जाएगा। हिंदू नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और हमारा प्रायद्वीपी में कौन कौन से जाएंगे? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र में हम इन नदियों के नदी तंत्र को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारी पहली नदी सिंधु नदी से। चलिए लिखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र समझ लेते हैं कि ये जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कहाँ से ये बहती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान, इन तीन देशों में ये बहती है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है। सिंधु नदी तंत्र कहाँ कहाँ बहती है? चीन में, भारत में और पाकिस्तान में। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो चीन के जो तिब्बत क्षेत्र है, तो तिब्बत क्षेत्र में जो हमारी मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल। चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास के निकट इसका क्या है? उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल आप जानते ही हैं, जहां से किसी भी नदी की जो मुख्य धारा है वो बनती है और आगे जाके वही मुख्य धारा एक विस्तृत रूप ले लेती है नदी का। ये है उद्गम स्थल। ठीक है, तो चीन के तिब्बत के पास में मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है। और इसके बाद ये भारत में कहाँ पे एंटर होती है? लद्दाख। और लद्दाख का भी एक जो जगह है दमचोक, तो भारत में एक जगह है लद्दाख, आप जानते ही हैं। और उसी लद्दाख के पास से दमचोक जो है, वहां से भारत में लद्दाख के दमचोक से बहती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए चलो, तो भारत में इसकी शुरुआत हो जाती है यहाँ से। और इसके बाद फिर ये दंडिस्तान और कराची होते हुए
कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में मिलती है। तो ये है हमारा सिंधु नदी तंत्र कि चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थल है। भारत में ये कहाँ एंटर होती है? लद्दाख के दमचोक से बहती हुई एंटर करती है और फिर दंडिस्तान कराची पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें हम, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है बताएं आप? इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है। और इस नदी के किनारे भारत का एक शहर भी बसा है। कौन सा है? लेह शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। भारत के कई सारे शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसी क्रम में पढ़ेंगे लेह शहर किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे। चलिए अब हम इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उनका उद्गम स्थल क्या है। इसकी जो सहायक नदी है वो है चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। ये वो नदियां हैं जो इसकी सहायक नदी है। चलिए अब शुरू करें चेनाब नदी से। तो पहले पढ़ लेते हैं कि ये चेनाब नदी है वो कहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले समझना, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में जो K12 नाम से जगह है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लारा दर्रा भी कहते हैं। यहां से इसका उद्गम स्थल हो। तो उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में K12 लारा दर्रा में स्थित है। ये हो गया इसका उद्गम स्थल। आगे बढ़ते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में दो नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा। तो हिमाचल प्रदेश में इस नाम से दो नदियां हैं और इन दोनों नदियों से इसका निर्माण होता है। तो इसलिए इसका नाम चंद्रभागा भी है। इसलिए इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि चेनाब नदी जो है ये हमारी दो नदियां चंद्र और भागा इनसे मिलती है और इसलिए इसका दूसरा नाम चंद्रभागा भी है। चलिए
तो ये थी चेनाब नदी। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारी अगली सहायक नदी जो है झेलम नदी, उसके बारे में। झेलम नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो इसका उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग। कश्मीर का जो वेरीनाग है उसके पास से होता है। ये हो गया इसका उद्गम स्थल, कि इसका उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग से होता है। और ये नदी लगभग 170 किलोमीटर लंबा, 170 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा, उसका निर्माण करती है। मतलब हमारे भारत और पाकिस्तान की लगभग 170 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर ये नदी है झेलम नदी। ठीक है। और पाकिस्तान के झंग एक जगह है, और इसी झंग के पास में ये नदी चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा इसका उद्गम स्थल कश्मीर के वेरीनाग में है, 170 किलोमीटर लंबी ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और आखिर में पाकिस्तान के जंग के पास में जाकर ये चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए, अगली नदी है हमारी रावी नदी। चलिए, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा। और कश्मीर पंजाब बहते हुए पाकिस्तान के जंग के पास में ये भी चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था झेलम नदी भी चेनाब में मिल जाती है। कहाँ पर? जंग में। और उसी जगह पर रावी नदी जो है वो भी चेनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगली है सतलुज नदी। तो आइए समझते हैं सतलुज नदी को कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास
स्थित राक्षस ताल जो है वहां से होता है। राक्षस ताल, इस जगह से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये नदी किसके समांतर बहती है? सिंधु के। ये नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, मतलब समानांतर आप जाते ही हैं, ऐसे अगर सिंधु बह रही है तो उसी के समानांतर हमारी सतलुज नदी जो है वो बहती है। और इसके बाद कहाँ जाती है ये? हिमाचल प्रदेश, पंजाब बहते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर। यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है, हमने पढ़ा कि सतलुज नदी, इसका उद्गम स्थल वही मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल है ना, यहाँ से होता है। सिंधु नदी के समांतर बहती है, फिर हिमाचल और पंजाब बहते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर ये चेनाब में मिल जाती है। ये चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए चलिए, हमने ये थी सतलुज नदी। अब आखिरी जो सहायक नदी है हमारी वो है व्यास नदी। अब इसे समझते हैं। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल भी क्या है? इसका उद्गम स्थल भी रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रे से बहती हुई इसके बाद ये कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है, यहाँ से तो इसकी शुरुआत होती है रोहतांग दर्रे से, और यहाँ से बहती हुई ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में जाती है। कुल्लू घाटी से फिर ये कहाँ जाती है? आप बताएं कि इसका आगे का जो बहाव रहता है वो कहाँ रहता है? ये जाती है पंजाब, और पंजाब का हरीके जो क्षेत्र है वहां जाके ये चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट नोट, हमने पढ़ा कि व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से पंजाब में बहेगी, और फिर उसमें ये जो हरीके क्षेत्र है वहां जाके ये चेनाब में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, अब ये हरीके क्षेत्र से रिलेटेड एक नोट है, इसे समझ लीजिए कि ये नोट जो है हरीके क्षेत्र का वो क्या है। तो हरीके क्षेत्र
हरि के क्षेत्र जहां पर व्यास और हमारी कौन सी नदी मिलती है, सतलुज। ठीक है, संगम होता है। हरि के क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर व्यास और सतलुज नदी का क्या होता है, संगम होता है। तो यहां से ही कौन सी नहर स्टार्ट होती है, इंदिरा गांधी नहर। यहां से ही इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत होती है। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी नहर क्या है? इंदिरा गांधी नहर हमारे देश की सबसे बड़ी नहर है, जो कि हमारे कुछ प्रमुख राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर और इवन गुजरात भी, तो यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों को पानी की कमी ना हो, उस उद्देश्य से इस नहर का निर्माण किया गया। और भाखड़ा नांगल बांध जो है उसका पानी इस नहर में छोड़ा जाता है, ताकि इस नहर के आसपास जितने भी गांव हैं उन किसानों को पानी की कमी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से इस नहर की शुरुआत होती है और इस नहर की जो सर्वाधिक लंबाई है वो राजस्थान में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में, और वो भी कितनी है, लगभग 470 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नोट, ये है नोट नंबर 1। अब पढ़ते हैं नोट नंबर 2। कि पाकिस्तान का जो बहावलपुर है, पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां सतलुज नदी, जहां पर सतलुज नदी जब किससे मिलती है, चेनाब से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चेनाब में ही पूरी नदियां मिल जाती हैं और फिर चेनाब जाके सिंधु में मिल जाती है। चेनाब नदी से मिलती है, तो वहां पे किसका निर्माण होता है, वहां पे मिलती है पंचनद। रावी, व्यास, झेलम, सतलुज और चेनाब, ये पांचों नदियां पाकिस्तान के बहावलपुर में इकट्ठी होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के बहावलपुर में जहां सतलुज नदी चेनाब नदी से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि पांचों नदियां पंचनद का निर्माण कहाँ पे करती है, पाकिस्तान के बहावलपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ लेते हैं सिंधु जल समझौता, ये क्या होता है। सिंधु जल समझौता, इसे भी समझना जरूरी है। ठीक है, क्या है ये सिंधु जल समझौता, ये हुआ कब था, किस वजह से हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था, तो पानी के बंटवारे के लिए, पानी के बंटवारे के लिए ये 1960 में किया गया था। ठीक है, कि किस नदी का पानी कौन सा देश इस्तेमाल करेगा, उसी पानी को बांटने के लिए एक सिंधु जल समझौता हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ, 1960 में हुआ। इस समझौते में कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने को दिया गया और कुछ नदियों का पानी
हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। तो इस समझौते के तहत इस समझौते से क्या हुआ, जो हमारी पूर्वी नदियां हैं व्यास, रावी और सतलुज, ठीक है। तो इनका जो नियंत्रण है, इनका नियंत्रण किसको दिया गया? भारत को। इनका नियंत्रण भारत को दिया गया। देख सकते हैं आप। इस समझौते से जो हमारी पूर्व की नदियां हैं ये तीन नदियां आप देख सकते हैं, व्यास, रावी, सतलुज, इनका जो नियंत्रण है, मतलब इनका जो पानी है वो कौन करेगा? इस्तेमाल भारत करेगा। और जो हमारी तीन नदियां हैं, पश्चिमी तीन नदियां और झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका नियंत्रण किसको दिया गया? पाकिस्तान। इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, मतलब ये तीन नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा और इन तीन नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। चलिए, तो ये था हमारा सिंधु नदी जल तंत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे नदी तंत्र पर, जो कि है गंगा। शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र क्या है, शुरू करते हैं। चलिए, गंगा, जानते हैं आप कि गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी नदी। इसके बाद और स्टार लगा लीजिए कि इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो गंगा नदी को 2008 में क्या दिया गया था? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय नदी माना गया। ठीक है, कब से माना गया? 2008 से। इससे पहले भी मानते थे, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड में उन्होंने ऐसा बता दिया गया, डिक्लेयर कर दिया कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन है? गंगा। चलिए, इसकी कुल लंबाई समझ लेते हैं। कुल लंबाई कितनी है और भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये दोनों ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है, और भारत में अगर बात करें तो 2071 किलोमीटर ये भारत में इसकी लंबाई है। ठीक है, बाकी कहाँ से बाकी चले आती भाई? ये जो इतनी है ये बाकी बांग्लादेश में। बाकी ये बांग्लादेश में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्गम स्थल समझते हैं कि उद्गम स्थल क्या है। तो पढ़ा है आपने, सतोपथ, हिमानी,
जो है हमारा ग्लेशियर, वहां से ये निकलती है। सतोफते मानी से ये निकलती है। ठीक है, और आगे चलकर आपने दो नदियों के नाम सुने होंगे, एक है अलकनंदा, अलकनंदा, और एक है भागीरथी। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं, किस जगह पर मिलती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। ठीक है, ये किस जगह पर मिलती है? ये मिलती है देवप्रयाग, देवप्रयाग में। इस तरह से आती है, यहाँ से ये आती है और यहाँ से ये। तो जिस जगह पर ये ऐसे मिल जाती है, वहीं से किसका इस्तेमाल हो जाता है? वहां पर शुरू हो जाती है गंगा नदी। तो अलकनंदा और भागीरथी इसकी सहायक नदियां हैं एक हिसाब से। हाँ, एक हिसाब से धारा समझ सकते हैं आप। जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं, तो ये मिलकर यहीं से कौन सी नदी का निर्माण करती है? ये है आपकी गंगा नदी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आप पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में कि गंगा नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? तो गंगा नदी की दो सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं इन्हें देखते हैं। इसकी दो सहायक नदियां, एक तो पिंडार है, पिंडार नदी, और एक है मंदाकिनी। ठीक है, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। चलो ये जो नदी है पिंडार नदी और ये मंदाकिनी, अब इन्हें समझते हैं कि ये अलकनंदा को कहाँ मिलती है। ठीक है, अलग अलग जगह। तो पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा को कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। जैसे यहाँ पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ऐसे ही पिंडार और अलकनंदा, इन दोनों का संगम किस जगह पे होता है? कर्णप्रयाग में। और ऐसे ही मंदाकिनी और अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये दोनों नदियां कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो अब पूरा कंफर्म हो गया। ये दो सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और अलकनंदा कर्णप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। प्रयाग का मतलब ही होता है जहाँ पर नदियों का संगम होता है, और इसी वजह से हमारा जो प्रयागराज है उसको सभी प्रयागों का राजा माना जाता है, क्योंकि वहां पे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि लुप्त हो चुकी है। तो देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट, जो हमारे प्रसिद्ध श्री केदारनाथ जो मंदिर है, ये किस नदी के? ये मंदाकिनी नदी के तट पर। ठीक है, केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। और बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे है? ये अलकनंदा,
नंदा नदी के तट पर। ठीक है, ये दोनों ही मंदिर जो है केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड से जब गंगा निकलती है तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए कहाँ तक जाती है? जब पश्चिम बंगाल का एक जो हमने पढ़ा था फरक्का बैराज आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां पर जाकर वहां तक जाती है और वहां जाकर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, धाराओं का मतलब होता है कि वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। मतलब जैसे जब धाराओं के मिलने से नदी बनती है और कहीं पर नदी जो है वो अलग अलग जगह पर अपनी अलग धाराएं बना देती है, तो वहां जाकर ये दो धाराओं में बट जाती है। ठीक है, और वो धाराएं कौन कौन सी हैं? एक है हुगली और दूसरी है भागीरथी। ठीक है, और इसलिए आपने सुना होगा कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि गंगा की ही क्या है? एक धारा है। और ये जो भागीरथी है, फिर ये भागीरथी बांग्लादेश में जाती है मुख्य धारा के तौर पे, मुख्य धारा के रूप में कहाँ जाती है? ये जाती है बांग्लादेश में। और जहां पर इसे बताइए किस नाम से जानते हैं? गंगा को हमने पढ़ा है, गंगा को बांग्लादेश में एक नाम दिया जाता है, लेकिन बेसिकली गंगा इस धारा के तौर पे बांग्लादेश में जाती है और वहां पे इसको बोला जाता है पद्मा, जहां पद्मा नाम से जाना जाता है। एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, जहां इसे पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारी भागीरथी है, भागीरथी नदी बांग्लादेश में जाके इसको एक नया नाम मिल जाता है जो कि है पद्मा। और ये पद्मा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जब मिलते हैं तब फिर कौन सी धारा बनते हैं? तब कौन सी धारा का निर्माण होता है? अब आप बताएं कि पद्मा तो हो गया भागीरथी का बांग्लादेशी नाम, लेकिन यही पद्मा जब ब्रह्मपुत्र से मिलेगी तो फिर किस नाम से जानी जाएगी? तब इसे मेघना नाम दिया जाएगा,
मेघना, मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैट्स इट। अब समझते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यमुना, कोसी, दामोदर, सोन, गोमती, घाघरा, इसी को हम सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, आपकी गंडक और रामगंगा, ये कुछ सहायक नदियां हैं गंगा नदी। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर हम एक एक कर इनको पढ़ेंगे। शुरू करेंगे हम यमुना से। चलो शुरू करते हैं। यमुना नदी, कि यमुना नदी जो है, पहली बात तो ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। साथ में इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से है? इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपुर से है। ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी का जो यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है। ठीक है, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी का जो यमुनोत्री ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है। ठीक है, और ये मिलती कहाँ पर है, ये बहती कहाँ कहाँ से, आपको भी पता है कि यमुना नदी का जो प्रवाह प्रवाह क्षेत्र है वो क्या क्या है। ये नदी हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली क्षेत्र में बहते हुए कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर किससे मिलती है? हमारी गंगा नदी से। गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये है हमारी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और उत्तराखंड दिल्ली में बहते हुए आखिर में उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वहां जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसका प्राचीन नाम और बताएं, यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। ठीक है,
आप नोट कीजिए। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम कालिंदी है। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियां। तो आप बताएं, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां एक है चंबल, एक है बेतवा और केन। ठीक है, चलिए अब इन्हें समझते हैं कि चंबल, बेतवा और केन। चंबल नदी, अब चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में महू के निकट जो जाना पाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर में जो महू क्षेत्र है उसके पास में जाना पाव की पहाड़ियां जो है वहां से ये निकलती है। और फिर इसके बाद ये क्या आ जाती है? राजस्थान में बहते हुए, राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश के किस शहर में? उत्तर प्रदेश का जो इटावा शहर है, ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, ठीक। तो राजस्थान में बहते हुए ये उत्तर प्रदेश का इटावा शहर है, वहां जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। अगली हमारी नदी है जो कि है बेतवा, हमारे क्षेत्र की प्रमुख नदी, बेतवा नदी। ठीक है, अब इसका उद्गम स्थल समझिए। ये तो आप सबको पता भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है, इस वहां से क्या होता है? इसका उद्गम स्थल उद्गम होता है। वहां से ये नदी निकलती है। कहाँ से? हमारे रायसेन जिले का जो कुमरा गांव है वहां से बेतवा नदी निकलती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का हमीरपुर क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर क्षेत्र में जाकर ये किसमें मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नोट, इस नदी के किनारे क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध स्थल। हमारा प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन सा? यूनेस्को की साइट में भी उस जगह का नाम है जो कि है सांची। सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है।
जिसे चक्रवर्ती राजा अशोक महान ने बनवाया था। तीसरी शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, शताब्दी नहीं, सदी होगा। ठीक है, तो ये जो सांची शहर है ये इसी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हमने इसको नोट कर लिया। चलिए, अब है कोसी नदी। अब इसे समझ लेते हैं, ये कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल में जो हिमालय क्षेत्र है वहां से है। हिमालय क्षेत्र से निकलती है और कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में। नेपाल में हिमालय क्षेत्र से ये निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है और ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। प्रशांत सर को कॉल कर लो, अभी वो बाहर है। ठीक है, तो ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसमें आने वाली बाढ़ की वजह से भी इसमें जो बाढ़ आती है उससे बहुत सारा नुकसान होता है बिहार में। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है बिहार का शोक। इसमें आने वाली बाढ़ की वजह से इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी कोसी नदी। और ये नदी बिहार के किस जगह पे जाकर मिलती है? बिहार के कटिहार क्षेत्र जो है, कटिहार में जाकर किसमें मिलती है? यमुना में। ठीक, कोसी नदी के बारे में बताएं कि ये नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। इसमें आने वाली बाढ़ की वजह से इसके बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार कटिहार में जाके मिल जाती है। तो ये था हमारा ये थी हमारी आज की क्लास नदियों के बारे में। नदियों को लेकर हमारी और भी क्लास रहेगी, पार्ट 2 बनाएंगे हम इसका। एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो आप इसका पार्ट 2 देखिएगा कल और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।